साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप इस सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। और इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जब हम पे रूल किया जा रहा था उस वक्त की। और उस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। नाम है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो ब्रिटिशर थे, उनका अहम रोल था, जिनको हम कहते हैं एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। बर्ड एक्सपर्ट होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट और मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज ये होते हैं। ठीक है, तो हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसको कहते हैं? महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, लोकमान्य तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट टू रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एओ ह्यूम? तो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पहला स्टेटमेंट ये है। ही वाज द मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, दूसरा स्टेटमेंट ये है। ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा स्टेटमेंट ये है। ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। तो दो बार इन्होंने एनुअल जो कांग्रेस सेशन है उसकी उस पर बैठा था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे? नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन नंबर बी। ये सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, वहीं से उठा करके आपको ये सवाल दिए गए हैं। चलिए, तो हम पहले सेशन के बारे में बात करेंगे। पहला सेशन में आखिर क्या हुआ था? तो पहला सेशन आपका हुआ था बॉम्बे में। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। होने वाला था ये पुणे में, बट पुणे में उस समय क्या हो गया था? महामारी फैल गई थी। क्या हो गई था? महामारी फैल गई थी, कॉलेरा फैल गया था, तो इसीलिए इसको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो बॉम्बे में कॉलेज है जिसका नाम क्या है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में है। और वहीं पे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आने वाले समय में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाली है, उसका फॉर्मेशन होगा। पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाम है इनका उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको डब्ल्यूसी बनर्जी भी कहते हैं। और कलकत्ता के बहुत ही इमिनेंट, बहुत ही फेमस लॉयर रहते हैं। ठीक है, और पहले प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। ये एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। एग्जामिनेशन में ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, अलग अलग एग्जामिनेशन में, कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑन 28 ऑफ सितंबर 1885। ठीक है, तो आपको बताना है डब्ल्यूसी बनर्जी। पार्टिसिपेंट्स 72 डेलीगेट्स आए थे अलग अलग जगहों से। और यहाँ पे इसकी अच्छी बात और बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे थे। ठीक है, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर्स थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के थे और अलग अलग भागों से आए थे। और जिस समय हमारे देश में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण होता है, उस समय हमारे देश के वाइसराय कौन है? तो उनका नाम है लॉर्ड डुफरिन, जो कि 1884 से लेकर 88 तक हैं। ठीक है, 84 से लेकर के 88 तक है। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1885 बस प्रेसाइडेड बाय, एग्जैक्टली जो मैंने बोला वही सवाल जो है आपके सामने है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो सही क्या हो जाएगा? श्री भूमेश चंद्र बनर्जी, या कह लीजिए आप डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आप आपने देखा होगा कि जीए वर्स के सीरीज में हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, ना ज्यादा ना कम। तो ठीक है, इसको एक बार, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है किसी भी क्या कह सकते हैं दृष्टिकोण से, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो पहला कहाँ हुआ था? लखनऊ, कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास? तो पहला बॉम्बे में हुआ था, लेकिन होना कहाँ था? पुणे में। पुणे में नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? कॉलेरा फैल गया था। ठीक है, पुणे में क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि कॉलेरा फैल गया था। जाहिर सी बात है। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? कौन से साल बना है? तो हमने देख लिया 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है याद हो जाए। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सन 1885 के बारे में। 1885 में क्या हुआ? एक रिटायर्ड आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम है एओ ह्यूम, जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी बर्ड साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं, वो है, जिनके द्वारा गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज, जो कि कहाँ है? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में है, वहां पे 72 डेलीगेट्स के साथ किसकी स्थापना की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसके पहले प्रेसिडेंट, पहले मुखिया कौन है? तो वह है डब्ल्यूसी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, एक एक चीजें जो है आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये जो कांग्रेस बना, तो इस कांग्रेस के बनने के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सेफ्टी वेल्व और दूसरा है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है,
एक क्या है, सेफ्टी वाल्व है, ठीक है, एक क्या है आपका सेफ्टी वाल्व, और दूसरा है लाइटनिंग कंडक्टर। अब समझिए सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या होता है। आपके घर में प्रेशर कुकर तो होगा, उसके ऊपर ऐसे एक सीटी लगी होती है ना, और यहाँ पे एक हल्का सा छेद होता है, ये आपका प्रेशर कुकर है, ठीक है, ये चूल्हा है, यहाँ पे थोड़ा सा आग लगा देते हैं, ठीक है, तरीके से आग लग रहा है, चलिए इसका हैंडल हो गया, दिस इज योर कुकर। आई होप मैंने ये डायग्राम जो है सही बना दिया। अब जब प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस पर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, ये सीटी से स्टीम निकल जाता है, या फिर यहाँ पे हम एक सेफ्टी वाल्व लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक सेफ्टी वाल्व लगाते हैं जो कि पिघल जाता है और गैस जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का ये कहना था, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो कांग्रेस का फॉर्मेशन है एक तरह का सेफ्टी वाल्व है, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर जो है हम पे क्रिएट नहीं हो पाए। अगर कहीं से कोई प्रेशर क्रिएट होगा तो कांग्रेस के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा। तो ब्रिटिश क्रिएटेड सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ब्रिटिश क्रिएट करते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी को, ठीक है, कहते हैं टू रिलीज द स्टीम ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट, मतलब जो बहुत ज्यादा डिसकंटेंट है हमारे कारण, जो इतने भारतीय परेशान हैं, कहीं ना कहीं तो वो रिलीज होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो प्रेशर तो निकलना चाहिए। अगर हम वो प्रेशर निकलने नहीं देंगे तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, जैसा कि ब्लास्ट आपने 1857 में देखा था। 1857 में क्या हुआ था, जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा था, तफसील से पढ़ा था। वहां पे क्या हुआ था, हमने मिलिट्री डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो रिलीजियस सब चीजों के बारे में बात की। बट दिक्कत ये था कि ये सारे जब प्रेशर बिल्ट हुए तो उसको रिलीज करने का, सरकार तक पहुंचाने का कोई सही तरीका नहीं था, कोई चैनलाइज फॉर्म नहीं था, तो ये ब्लास्ट कर गया। तो इसके लिए कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व बना दिया गया कि जब भी कोई नेशनलिस्ट फीलिंग आएगा समाज में, लोगों के मन में अगर सरकार के प्रति कोई ऐसी भावना आएगी जिससे वो असंतुष्ट हैं, तो हम तक वो पहुंच जाएगा इनटू हार्मलेस डिबेट्स, ये डिबेट्स वगैरह में पहुंच जाएगा। वायलेंट अपराइजिंग, जिस तरीके से हिंसा हुआ था 1857 में, वो नहीं होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, नेशनलिस्ट मूवमेंट को सबसे पहले कंट्रोल कर लेंगे, पहले उपजने से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। और इस थ्योरी के सबसे पहले जो कहते हैं ना कि सबसे पहले देने वाले थे लाला लाजपत राय, फिर आरसी दत्त, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स कहते हैं कि कांग्रेस का बनना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी वाल्व है। उसके बाद आता है आपका लाइटनिंग रॉड थ्योरी। लाइटनिंग रॉड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था टू अट्रैक्ट एंड डाइवर्ट नेशनलिस्ट एनर्जी। लाइटनिंग रॉड थ्योरी क्या होता है, लाइटनिंग रॉड क्या होता है, हम अपने घर के छत पे लगाते हैं ना लाइटनिंग रॉड, हम अपने घर के छत पे लगाते हैं इस तरीके से लाइटनिंग रॉड, है ना। मान के चलिए मेरा घर है, छत है, ठीक है यहाँ, तो क्या होगा, बिजली को ये इकट्ठा करके जमीन में भेज देता है, मतलब अलग अलग जगह से जो भी एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का काम करता है। तो ये आपका हो गया लाइटनिंग रॉड, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम जब सेफ्टी वाल्व के बारे में बात करते हैं तो कुछ एविडेंसेस भी दिए गए थे कि सेफ्टी वाल्व कैसे हो गया। इसको बनाने वाला खुद ही एक ब्रिटिशर था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स अटेंडेड अर्ली सेशंस, जो अर्ली सेशंस होते थे उसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी आते थे। मॉडरेट की डिमांड, मतलब स्टार्टिंग में जो डिमांड थे बहुत मॉडरेट थे, दैट मीन्स कि अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि कौन से मेथड का हम यूज कर रहे थे अपने डिमांड को मनवाने के लिए। पहली बात तो कि जब हम मॉडरेट्स के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने कभी भी आउटराइटली ब्रिटिशर्स को रिजेक्ट नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे लिए ब्रिटिशर्स जो है वो सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कभी रिजेक्ट नहीं किया था स्टार्ट, ये नहीं किया था। ये आपको देखने को मिलेगा जब हम अगले क्लास में 1905 में पढ़ेंगे स्वदेशी, और स्वदेशी के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा स्वराज का, जो तिलक के द्वारा, ठीक है, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। उससे पहले स्वदेशी और स्वराज के बारे में ऐसे कुछ बातें नहीं की जाती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश वांटेड टू प्रिवेंट, नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स दोबारा से 1857 की क्रांति हो, इस तरह का कुछ, तो इसीलिए कोई वायलेंट हमारे खिलाफ एजिटेशन नहीं हो, इसलिए हम बनने देते हैं इसको। इससे क्या होगा कि जो भी क्रांति वगैरह की बात होगी कांग्रेस के थ्रू हमको पता चल जाएगा, अगर हमको ठीक करना होगा तो हम कर देंगे, और ये लोग खुद में वायलेंट तो है नहीं। इसके बाद आपका लाइटनिंग, आपका कंडक्टर थ्योरी। कांग्रेस फॉर्म टू अटैक डाइवर्ट नेशनलिस्ट एनर्जी, अलग अलग जो नेशनलिस्ट एनर्जी है दुनिया देश भर में, अलग अलग जो लोग हैं उनकी बातों को एक जगह पे हम इकट्ठा करेंगे।
लाइक लाइटनिंग रॉड अट्रैक्ट्स लाइटनिंग, जिस तरीके से लाइटनिंग रॉड बिजली का जो खंभा होता है वो लाइटनिंग को अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है, जस्ट लाइक दैट पॉलिटिकल एक्टिविटी को हम सेफली क्या करेंगे, एक जगह से एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और जिसके कारण रिवॉल्यूशन नहीं होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दो थ्योरी दिया गया था कि हम जो अलग अलग डिमांड्स है सबको एक जगह चैनलाइज करेंगे और यहां से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके कारण अलग अलग जगह पे जो छोटे छोटे विद्रोह होते हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हम बचा लेंगे। तो ये दो थ्योरी है, याद रखिएगा, एक है लाइटनिंग कंडक्टर, दूसरा है सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ सजेस्टेड ब्रिटिशर्स रोल, यहाँ पे दोनों में ब्रिटिशर्स का रोल है और बोथ एम्प्लॉय कंट्रोल मैकेनिज्म, और दोनों से हमको ये पता चलता है कि अल्टीमेट कंट्रोल अभी भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, ब्रिटिशर्स के ही पास है। ब्रिटिशर्स का मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो वो नहीं मानेंगे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन मॉडरेट नहीं है, तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि बाल गंगाधर जो तिलक है वो मॉडरेट लीडर नहीं है ना। इंपॉर्टेंटली हम कहते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो हैं अर्ली आपके देखेंगे आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अभी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का फर्क हम समझेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है अबाउट कांग्रेस फॉर्मेशन, तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, कांग्रेस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब कांग्रेस भारतीयों की नहीं ब्रिटिशर्स की रिप्रेजेंटेटिव है। बिलीव्ड इट वाज अ ब्रिटिश टूल, उनका ये कहना था कि ये ब्रिटिश टूल है, और सस्पिशियस अबाउट इट्स ओरिजिन, मतलब जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ उसको लेकर के स्केप्टिकल थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये भारतीयों के लिए बना गया है। आरसी दत्त के लिए बात करें तो कह रहे थे ब्रिटिशर्स आर यूजिंग कांग्रेस एज अ टूल, मतलब दोनों जो है लगभग देखिए जैसा बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट राइटर है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये दादा भाई नेहरूजी के साथ मिलकर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताते हैं, जहां पे पहली बार ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हमारे देश को आर्थिक रूप से लूट रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ इन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो ये है आपके C.F. एंड्रयूज। ये कहते हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन ही एक मिथ है। ठीक है, कांग्रेस का फॉर्मेशन ही क्या है, मिथ है। ब्रिटिश मिशनरीज एंड ये क्या है, ब्रिटिश मिशनरी और गांधी के बस दोस्त हैं। ठीक है, ऑफिशियल नैरेटिव किस तरीके से काम करते हैं उस पर भी सवाल उठाते हैं। और लॉर्ड डफरिन जो समय वाइसराय थे, उनका ये कहना था कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल है, मतलब छोटे से ग्रुप का एक समूह है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो कभी भी नहीं करता है। ठीक है, पूरे भारत का नहीं करता है, पैन इंडिया नहीं करता। ठीक है, क्या है ये, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, डिसमिस्ड एज अनप्रेसिडेंटिव एंड डिडंट टेक इट सीरियसली, इसको सीरियसली भी नहीं लिया उन्होंने। फिर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, जो कि बाद में वाइसराय बने। कांग्रेस इज गोइंग टू फेल, और इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, ऑफ बंगाल भी होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं माई ग्रेट एम्बिशन इन इंडिया इज टू गिव इट्स अ पीसफुल डिमाइस, वांटेड टू डिस्ट्रॉय कांग्रेस। ये कह रहे थे कि हम इंडिया को एक पीसफुल डिमाइस देंगे कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करके, मतलब कांग्रेस को खत्म करके भारत को एक पीसफुल शांति देने वाले हैं। सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिक एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये चाहते क्या थे, क्यों बने थे। तो सबसे पहले नेशन बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया था कि हम देश के अलग अलग कोने पे सेशन करेंगे। ठीक है, तो होल्ड सेशन एट डिफरेंट प्लेस एवरी ईयर, अलग अलग जगह पे सेशन करना है, ताकि जो अलग अलग जगह के लोग हैं उनके मुसीबतों को, उनके प्रॉब्लम को सुना जाए, समझा जाए। ब्रिंग पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टुगेदर, ऑल रीजन्स एंड रिलीजन। ठीक है, क्रिएट पैन इंडिया कॉन्शियसनेस और ब्रेक रीजनल बैरियर। देखिए होता क्या था कि ज्यादातर जो मूवमेंट है वो कुछ जगह जहां पे प्रेसिडेंसीज है, जैसे आपका बंगाल हो गया और बॉम्बे हो गया, यही हो रहा था, बाकी सब जगह कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे कुछ हो नहीं रहा था, तो इनको लगा कि चलो यार अभी तो शुरू किए हैं ना, अचानक से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट हम जितना भी जगह हो सकता है वहां पे जाएंगे और वहां पे सेशन करेंगे, वहां के लोकल लोगों से मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल ये था जिसको लेकर के आगे बहस भी होगी, प्रेसिडेंट विल नेवर बी फ्रॉम द होम स्टेट। ठीक है, तो मान के चलिए अगर लखनऊ में हो रहा है कांग्रेस का सेशन, तो लखनऊ का कोई भी आदमी वहां का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। क्यों,
क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़े। जैसे लखनऊ का कोई आदमी अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस तो जरूर पड़ेगा उस सेशन पे। अगर लखनऊ का इंसान नहीं बनता है, कोई बाहरी पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जो भी सेशन रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था। ऑल इंडिया कैरेक्टर और रीजनलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये कहा गया था कि जहां भी हम लोग सेशन करेंगे वहां का प्रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जो जितने भी हमारे आम भारतीय नागरिक हैं उनके लिहाज से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ रीजनल प्रॉब्लम्स को नहीं उठाना है, हर तरह के प्रॉब्लम को उठाना है ताकि पूरा भारत का पर्सपेक्टिव हमको मिल सके। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम हुआ था ना 1857 के विद्रोह में। कुछ पर्टिकुलर जगह के प्रॉब्लम, जैसे कि अवध का प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आपका झांसी का प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आपका दिल्ली का प्रॉब्लम हो गया, इन प्रॉब्लम्स को हमने देखा और हमने विद्रोह कर दिया। बट वो पैन इंडिया लेवल प्रॉब्लम था ही नहीं। तभी तो हमने देखा था कि पंजाब जो है वो सपोर्ट करने से मना कर देता है, इधर बंगाल के रेजिमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, साउथ इंडिया से कोई हेल्प नहीं मिलता है, बॉम्बे हेल्प नहीं करता है, बिकॉज छोटे से लोगों का प्रॉब्लम था। जब तक समस्या पूरे भारत की नहीं होगी, पूरे भारतीय लोग साथ आएंगे नहीं, तो उनका यह भी कहना था कि हम ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव यहां पे लाने का कोशिश करें। लीडरशिप के बारे में बात करें तो आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए मॉडरेट्स को, मगर इन्होंने ही ऑल इंडिया लीडरशिप का कॉन्सेप्ट डिराइव किया और बाद में जितने भी फ्यूचर लीडर्स हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रेन भी किया, एक प्लेटफॉर्म दिया पॉलिटिकल एजुकेशन का, है ना। आप कांग्रेस में आकर के ही कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जितने भी लोग जैसे तिलक हैं, अगर वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कांग्रेस के मेंबर भी तो है ना। तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपना पॉलिटिकल जो भी आपका सोच है, जो भी आपका समझ है, उसको आप अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के बयां कर सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्म आपको कौन दे रहा है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किस चीज को लेकर के, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग को लेकर के। 1885 से पहले एज सच पॉलिटिकल अवेकनिंग हमारे यहाँ था नहीं, है ना। एजुकेट मासेस अबाउट द राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं उसके बारे में लोगों को बताया गया। एजिटेट टू रिफॉर्म्स, किस तरीके से हम एजिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम विद्रोह कर सकते हैं बिना सप्रेस किए हुए, बिना लाठी खाए हुए, बिना गोली खाए हुए हम कैसे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ अगर हम एजिटेट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स हम पे उतने हिंसक नहीं होंगे जब वो 1857 की क्रांति या संथाल रिवोल्ट या अलग अलग पीजेंट्स रिवोल्ट जिसको हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद देख लीजिए क्या है, द मॉडरेट फेज के बारे में बात करते हैं जो 1885 से लेके 1905 तक चला था। मॉडरेट्स थे कौन? तो ये बिलीव करते थे ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस को लेकर के। अब ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रिटिश राज को भी कबूल कर रहे हैं, ब्रिटिश को आउटलाइटली रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से तुम उठ के चले जाओ। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आप अपने देश में रूल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी रूल किया कीजिए। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, जो भी संवैधानिक तरीका है, उसमें यकीन करते हैं। वायलेंस में नहीं मानते हैं और मानते हैं कि जो भी रिफॉर्म है वो धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा, चीजें रेडिकल नहीं होंगी, ग्रेजुअल होंगी। ठीक है, लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वाइन को लेकर के, क्राउन को लेकर के वफादार हैं, क्राउन से गद्दारी नहीं कर रहे हैं, और इलाइट और एजुकेटेड क्लास हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिए, ये सारी चीजें जो है एक समय तक तो काम करेंगी, बट जिस तरीके से जब नेशनल सेंटिमेंट बिल्ड होगा, जिस तरीके से जब नेशनलिज्म की भावना लोगों तक पहुंचेगी, राष्ट्रवाद की भावना लोगों तक पहुंचेगी, तो इन डिमांड से जो है काम नहीं चलेगा। इसीलिए मॉडरेट स्प्लिट जो है 20 साल के बाद एक तरीके से आप देखिएगा, जब सूरत स्प्लिट होता है तो फिर मॉडरेट्स एक तरीके से खत्म ही हो जाते हैं। कुछ मॉडरेट लीडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे दादा भाई नेहरू जी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये पहले इंसान है जो कि भारतीय हैं लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिस्से भी बनते हैं। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये पहली बार इन्होंने बताया किस तरीके से ये जो ब्रिटिशर्स है हमारा पैसा यहां से लेकर के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया। एक किताब लिखी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, और बताया कि कैसे इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। और कांग्रेस के अलग अलग जगह पे प्रेसिडेंट रहे। फॉर एग्जांपल, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 1886 में रहे थे कलकत्ता में, 93 में रहे थे लाहौर में, और 1906 से रहे थे कलकत्ता में। ड्रेन ऑफ वेल्थ, देखिए हमारे देश में ऐसा नहीं कि किसी पहले बार किसी आक्रांता ने कोई आया और अटैक किया और हम पे कब्जा कर लिया, है ना। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया में भी, तो हम इंडो साक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्थियंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बाहर से आए, बट वो लोग आके यहीं बस गए, वो लोग आके यहीं बस गए। ठीक है, यहीं बसे तो यहाँ का पैसा यहीं रह गया, यहीं ट्रेड कर रहे हैं, यहीं राज कर रहे हैं, तो फायदा तो लोकल पीपल को ही हो रहा है।
ऐसा तो नहीं कि पैसा लेकर के वापस अपने मिडिल ईस्ट में लेकर के वो चले गए, ऐसा तो वो नहीं कर रहे थे। फिर बाद में जो आपके कह सकते हैं कि जो पर्शियन इन्वेडर्स आए इन्वेड किए, बट उसके बाद मामलुक डायनेस्टी बनता है ना, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। उसके बाद अलग अलग जो डायनेस्टी आता है वो भी यहीं रह गए। फिर मुगल्स आए, मुगल्स भी आए, उन्होंने लोधी पे अटैक किया, लोधी डायनेस्टी को खत्म किया, फिर वो भी यहीं स्टैब्लिश रह गए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया पे बाहर से अटैक होना, बाहर के शासकों का आके विराज जाना कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन जो लोग आ रहे थे वो भारत में रुक रहे थे और उससे भारत की ही समृद्धि हो रही थी। एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे तो भारत का पैसा किसी दूसरे देश में नहीं जा रहा था, एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहा था, ये भले हो रहा था। बट ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ये अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू जो भारत का पैसा है वो कहां भेज रहे थे, ब्रिटेन में भेज रहे थे। इसीलिए तो इतना ज्यादा जीडीपी इनका बढ़ जाता है। ठीक है, चर्चिल कहता भी है कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य हो गया था कि कभी भी सूरज अस्त नहीं होता है। मतलब इतना जगह उन्होंने कॉलोनी बना लिया है कि कहीं ना कहीं सूरज जो है वो निकला ही रहता है, बट घमंड किसी का नहीं रहता है। और आज आप ब्रिटेन की स्थिति देख रहे हैं क्या है, हाँ है ना। ठीक है, तो चलिए, इलेक्टेड एमपी फ्रॉम, कहां से इलेक्ट हुए थे ये, हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहे हैं। फिन्सबरी एक जगह है लंदन में, 1892 से लेकर 95 तक ये रहे थे, पहले इंडियन एमपी हैं। और राष्ट्र गुफ्तार करके एक पत्रिका भी लिखते थे जिसका मतलब होता है ट्रुथ टेलर। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ, कौन से किताब में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया है। ऑप्शन आपके सामने है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी अलोंग विथ इसके साथ आर सी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रोपाउंड किया। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पहले मेंबर कौन है, ये आपके दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो देख लीजिए दादा भाई नौरोजी से कितना सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम जो है वो पूछा गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के बारे में। ये सारे कौन हैं आपके, ये जितने लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, दीज ऑल आर मॉडरेट लीडर्स। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, इनका पोजीशन, पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1885 में हुआ था, है ना, बॉम्बे में, एमिनेंट लॉयर हैं। रोल देख लीजिए, तो कांग्रेस किस तरीके से काम करेगा उसका टोन सेट करते हैं, किस तरीके से काम करेगा, ट्रेडिशन, मॉडरेट्स का अप्रोच क्या होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर आपके एस.एन. बनर्जी, जिनको हम राष्ट्रगुरु, टीचर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन बनाया था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बना था 1876 में। फिर फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1883 में, और बंगाली नाम का एक न्यूज़पेपर भी लिखते थे, और एक आईसीएस ऑफिसर थे जिनको डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं ये, 1895 पूना में और 1902 अहमदाबाद में। कौन है ये, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद आते हैं आपके फिरोज शाह मेहता, जिनको लायन ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का बाघ भी कहा जाता था, अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे। ये एक लॉयर थे, म्यूनिसिपल रिफॉर्मर थे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लीडर भी थे, और बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की अखबार की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। 1890 में कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बने थे। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द इंडियन नेशनल हिस्ट्री। अगर हम बात करें क्यों, क्योंकि गांधी जी इनको अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे। गांधी जी इनको क्या मानते थे, पॉलिटिकल मेंटोर मानते थे। जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और उनके ही सलाह पे ये कहते हैं गांधी जी को कि जाओ तुम पहले भारत को घूमो, और गांधी जी जो है भारत को घूमना शुरू करते हैं। ठीक है, तो गांधी कॉल्ड हिम मेंटोर, मोस्ट रिस्पेक्टेड मॉडरेट लीडर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म पे बात करते थे, और इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, बजट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। इनके बारे में बात कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जो कि गांधी जी के गुरु भी हुआ करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट अलग अलग टाइम पे, 1905 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, लास्ट ईयर ऑफ प्योर मॉडरेट फेज। मतलब गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं वो 1905 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं, और इसी के बाद देखिएगा 1906-1907 के बाद एक्सट्रीमिस्ट का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा, और 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाएगा, मॉडरेट अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग। फेमस कोट क्या है इनका, गोपाल कृष्ण गोखले का, कि जो बंगाल आज सोचता है इंडिया कल सोचता है। तो सोचिए बंगाल का कितना ज्यादा रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अगली बारी आती है महादेव गोविंद रानाडे की, है ना, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, विडो रिमोरेज एसोसिएशन बनाया था, और पूना सार्वजनिक सभा,
इनकी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंटोर बन के रह जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस को प्रेसाइड नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोगों के मेंटोर हैं। फिर हैं आपके सबसे 7वें नंबर पे द्वारकानाथ गांगुली, इन्होंने अबला बंधन करके एक जनरल बनाया था, ठीक है, एडवोकेटेड वुमेन्स राइट के बारे में बात करते थे। रास बिहारी घोष, इनको एक तरीके से आप स्पिरिचुअल टीचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे जब इनका मोह भंग हो गया था इन तमाम चीजों से, है ना, जब इनको पकड़ लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, उसके बाद ये संन्यास ले लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। बट जो हम स्वराज के बारे में बात करते हैं, जब अहिंसा के बारे में बात करते हैं, जो हम स्वदेशी के बारे में बात करते हैं, तो इन सब की प्रेरणा यहीं से निकल के आती है। कहाँ की? स्वदेशी की, स्वराज की, ठीक है। और इनमें और गांधी जी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी था, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा कट्टर समर्थक थे कि अहिंसा होना चाहिए, हिंसा का कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए। ये हिंसा को लेकर के एक चीज कह सकते थे कि कभी कभी जो हिंसा होती है, जो वायलेंस होती है, वो एक प्रेशर की तरह होती है जो फट के कभी भी बाहर आ जाता है, उसको लेकर के ये इतना ज्यादा कट्टर समर्थक नहीं थे, ठीक है। मॉडरेट लीडर ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड, जब क्राइसिस पीरियड होगा 1907 के आसपास, तो ये मॉडरेट के लीडर रहते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अखबार लिखे जाते थे। तो दादा भाई नेहरू जी राष्ट्र गुप्तार लिख रहे हैं गुजराती में, बाल गंगाधर तिलक लिख रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, है ना। तो स्टार्ट इन्होंने कब कर दिया था अपना पॉलिटिकल करियर? मॉडरेट्स के टाइम पे शुरू कर दिया था। केसरी लिखते थे मराठी में, मराठा लिखते थे इंग्लिश में, केसरी लिखते थे मराठी में, मराठा लिखते थे इंग्लिश में। फिर है आपके मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदुस्तान और द लीडर, ये इलाहाबाद से लिखना इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद देख लीजिए तो लाला लाजपत राय क्या क्या लिखते थे? पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, मैंने आपको बता दिया, नेशनलिस्ट आइडिया को बढ़ाने के लिए। ये सब लिखते क्यों थे? नेशनलिस्ट आइडिया को बढ़ाने के लिए, मासेस को और शिक्षित करने के लिए। क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश की नीतियां हैं, जिस तरीके से वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। और क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों के बीच में राष्ट्र को लेकर के, नेशनलिस्ट फीलिंग को लेकर के ओपिनियन बनाने के लिए भी तमाम कार्य जो है वो किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का काम क्या था? तो प्राइमरी एम क्या था भाई कि हमको अभी फिलहाल इंडिपेंडेंस के बारे में बात नहीं करनी है, आजादी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट, है ना। हम सेल्फ गवर्नमेंट यानी डोमिनियन स्टेटस, आपने बहुत बार सुना होगा ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि हमारा, मान के चलिए ये क्राउन है जो हम पे रूल कर रहा है, तो इस क्राउन के अंदर हमको सेल्फ गवर्नेंस दे दो। मतलब ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, ये कुछ मुद्दे हैं जिसको आप छोड़ दीजिए, जिस पे आप देखिए, बाकी हमारे देश में जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको हम ही गवर्न करेंगे। नेता कौन बनेगा, शिक्षा कैसी होगी, ये तमाम चीजों पे हम ही काम करना चाहते हैं। वो पावर आपको, हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो भी डोमेस्टिक रिलेटेड जो भी चीज है वो हम देखेंगे। बाकी दुनिया से आप लड़ते रहिए, जिससे आपको लड़ना है लड़ते झगड़ते रहिए, ये कहा गया। तो डोमिनियन स्टेटस दे दो। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लाइक मेथड्स, यहाँ पे क्या करते थे कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करेंगे जिससे वायलेंस नहीं होगा, लॉ नहीं तोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं इसको पिटिशन कहना, प्रे, पिटिशन और प्लीड करना। तो क्या क्या करते थे? रेजोल्यूशन, पहले तो एक रेजोल्यूशन पास करते थे कि इस साल कांग्रेस ये करेगी। जैसे 1 तारीख था तो आपने भी कोई रेजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल जो है मैं इस पे वाले पेपर को क्लियर कर लूंगा, मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगा। बट यहाँ पे रेजोल्यूशन फॉलो करने का काम। फिर पिटिशन होता था, ब्रिटिश कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उसको पिटिशन मतलब अर्जियां लिखना शुरू कर दिए, चिट्ठी लिखना शुरू कर दिए। मीटिंग्स लेते थे, उस चिट्ठी को लिख करके लोगों के बीच में बताते थे कि देखिए भाई ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। मोमेरेंडम्स अथॉरिटीज के साथ, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ मिले, अलग अलग एमओयू साइन किया, है ना। फिर डेप्यूटेशंस टू इंग्लैंड भी जाते थे लोग कभी कभी बात करने के लिए, प्रेस कैंपेन्स करते थे, अखबारों में लोगों के सामने इकट्ठा होकर चीजों को समझाना। फिलॉसफी क्या था? जस्टिस एंड फेयर प्ले, हमको सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से न्याय जो है वो चाहिए, ठीक है। और ये कहते थे कि हम भी ब्रिटिश के आत्मा तक चोट पहुंचाने वाले हैं। प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्योंकि हम 3P स्ट्रैटेजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 3P स्ट्रैटेजी, कि हम प्रे करेंगे, पिटिशन करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, वायलेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसको हम लोग कहते हैं 3P स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इसको बाद में जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि यार ये पॉलिटिकल मीडियोक्रेसी था, मतलब इनके बस की नहीं थी लड़ाई कर पाना। एक तरीके से ब्रिटिशर्स से अपने राइट्स के लिए, खुद के राइट्स के लिए भीख मांगते, ठीक है। अब डिमांड्स क्या थे इनके? ये तो तरीका हो गया किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। क्या क्या डिमांड रखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर डिमांड क्या था कि हमको इकोनॉमिक कुछ
छूट मिले, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू टैक्स रिडक्शन मिले, बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू आप ले रहे हैं जिससे किसानों पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है ना, डिमांड कीजिए आप रिडक्शन। एग्रीकल्चर के टाइम पे जब फमाइन सूखा पड़ जाता है तब तो लोन मतलब टैक्स मत वसूलिए, आप तब भी टैक्स वसूलने आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, सूखा जब पड़ता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, अनाज भी नहीं बचता और पैसा भी नहीं बचता, है ना। डिजास्टर्स के टाइम पे फैमिली रिलीफ मिले, फ्लड असिस्टेंस मिले, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। और क्या मांगते हैं, इकोनॉमिकल कुछ चेंज मांगते हैं कि जैसे पीजेंट सफर नहीं करे, है ना, मनी लेंडर्स पे, तो आप क्या कीजिए, उनको थोड़ा लोन वगैरह देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले यही होता था कि जो साहूकार होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, बहुत ही हेवी प्राइस पे, बहुत ही ज्यादा प्राइस पे वो क्या करते थे, लोन देना शुरू कर देते थे, बहुत ही हेवी प्राइस पे वो लोन देते थे, और लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था, लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था, इंटरेस्ट चुका नहीं पाते थे मनी लेंडर्स को, तो ये साहूकार या तो जो उन्होंने लोन दिया उससे बेकार कराते थे, जीवन भर उससे अपने खेत पे काम कराएंगे, अपने घर पे काम कराएंगे, है ना, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये करेंगे, या तो उनकी जो संपत्ति है उसको हड़प लेंगे, ये काम करते थे, ठीक है। फिर ये भी कहते थे कि यार तुम मिलिट्री पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, उसको थोड़ा कम करो, और वो पैसा को एग्रीकल्चर में डालो, एजुकेशन में डालो, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क वगैरह बनवाओ और इंडस्ट्री वगैरह लगाओ, क्योंकि इंडस्ट्री को तो तुमने ऑलरेडी तबाह कर ही दिया है। तो ये तमाम चीजों का डिमांड ये करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिमांड करते थे, तो ये कहते थे कि भाई हमको आप सिविल सर्विसेज में आने तो दे रहे हैं, क्योंकि तब तक तो आने दे रहे थे, बट बहुत सारे पोस्टेस में जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है और जो अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है, तो कोऑर्डिनेटेड में तो आप आने नहीं दे रहे हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसा कि हमने 1857 में देखा भी था कि एक ही सिपाही है ना, एक यूरोप का है, एक इंडिया का है, यूरोप वाले को आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं उसी पोस्ट के लिए, इंडियंस को कम दे रहे हैं, तो अभी भी वो बात थी। इंडियंस एंड ब्रिटिश गेटिंग डिफरेंट सैलरीज फॉर द सेम पोस्ट, एक ही क्लर्क है, एक इंडियन है और एक यूरोपियन है, यूरोपियन को आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं और इंडियन को आप कम पैसा दे रहे हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हमको और रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जुडिशरी पोजीशन में दीजिए, सिविल सर्विसेज में लाइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमको जगह दीजिए, है ना, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसमें और भारतीय को लाइए, एज कम कीजिए, क्योंकि आपने मिनिमम एज 18 साल रखा हुआ है, तो भाई हम 18 साल में कहाँ से एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो हम पढ़ेंगे अभी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का अलग अलग एक्ट आया था 1892 1861 अलग अलग, उसमें ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, सिर्फ वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, पावर आप काउंसिल को बढ़ाइए, सिर्फ आपने काउंसिल बना दिया है उसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, शायद आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, बट सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जब पॉलिटी का सीरीज शुरू करेंगे तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी एक्ट्स हैं फ्रॉम 1773 को हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं टिल 1935 को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये डिमांड करते थे कि ये हमें चाहिए। सोशल डिमांड क्या करते थे कि भाई एजुकेशन को बढ़ाओ, ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खोलो हमारे यहाँ, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन दो, है ना, ये तमाम चीज़ें हमको दो। अब जाहिर सी बात है यार कि ऐसा तो नहीं है कि इतना कुछ काम किया तो कुछ अचीवमेंट नहीं मिला होगा, जाहिर सी बात है कुछ कुछ जगह पे कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट मिला ही होगा इनको। फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स को अचीवमेंट क्या मिला, इन्होंने पॉलिटिकल अवेकनिंग कर दी, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि रिगार्डिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का जो हक है, तो हम कहते हैं ना अधिकार, लोगों का अधिकार क्या होता है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई इन्होंने, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक तरीके से किस तरीके से अपने बातों को वो सरकार के सामने रख सकते हैं, ये तमाम चीजों को बताया। पॉलिटिकल एजुकेशन किया मासेस का, और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों तक पहुंचाई, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। फिर देखिए क्या है, अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ जो 1892 है 1885 के बाद बना है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी बात मानी जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा, ठीक है, कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बजट पे डिस्कशन अलाउड हो जाता है लेकिन वोटिंग अलाउड नहीं होता है, क्वेश्चन लिमिटेड सेशन पे आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, लिमिटेड चीजों पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला आंसर आदमी आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा, जस्ट लाइक आपके साथ होता है। और कांग्रेस का एजिटेशन का कुछ फायदा तो हुआ, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में, जो कि दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। तो ये कहते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के बारे में कि किस तरीके से भारत का जो पैसा है वो ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है, और एक मिथ जो है, मिथ ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स रूल, है ना, पीपल समझ जाते हैं कि भाई
हमारे यहाँ आपके रूल से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तरीके का ये समाज में उन्होंने मिथ फैला दिया था कि तुम लोग जो हो वो अनसिविलाइज्ड हो, बारबेरिक हो, कुछ आता जाता है नहीं। तो तुमको सिविलाइज करने के लिए हम यहाँ पे, हम एक सिविलाइजेशन के मिशन पे हैं। और धीरे धीरे इनका सारा जो मिथ है वो टूटते चला जाएगा। पहले तो जब ये इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आता है 1901 में, और असली मिथ कब टूटेगा, ये टूटेगा लगभग 1924 के आसपास, 1922 से लेकर 1924 तक, जब 1921 में हड़प्पन साइट्स की डिस्कवरी हो जाती है राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद इनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, पहले तो एक्नोलॉजी नहीं करते हैं, इनको लगता है कि नहीं यार ये भारत में कैसे हो सकता है, बट जब एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारे यहाँ इतना पुराना सिविलाइजेशन था, तब धीरे धीरे इनके दिमाग से जो हैंगओवर है वो टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जाहिर सी बात है, देखिए आप सबसे ज्यादा इफेक्टेड कब होते हैं, जब आपके पॉकेट पे कोई असर करता है। जैसे ही आपके पॉकेट पे असर पड़ना शुरू होगा, आप आवाज निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे भी यही होता है कि जब लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी दरिद्रता का कारण, हमारे प्रॉब्लम्स का कारण, हमारे मिजरी का कारण कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऐसा है, तो कांग्रेस की तरफ खिंचता शुरू हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और जब स्वदेशी मूवमेंट हम पढ़ेंगे कर्जन के टाइम पे, वो भी होता है। फिर डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इनके सामने आता है, इलेक्शन बनना, काउंसिल बनना, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, ये तमाम चीजें करते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड बनते हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे भारत में नेटवर्क फैल जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली बात नहीं है, नेटवर्क मतलब इनका पूरा जो साम्राज्य है वो फैलता है। फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, फ्यूचर जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका फाउंडेशन की नींव भी यहाँ पे रखी जाती है। नेक्स्ट लीडर कौन कौन से निकल के आएंगे, इनसे ही इंस्पायर होके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाद में गांधी, नेहरू, पटेल, ये सारे कांग्रेस के लीडर इंपॉर्टेंट लीडर बनते हैं। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, ब्रॉट लीडर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स, हर जगह से नेशनल लीडर्स को लेकर के आते हैं। ब्रोक प्रोविंशियल बैरियर्स को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। क्रिएटेड नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, का मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्रवादी जो भावना है वो कांग्रेस बनाने का काम करती है, जो उसके पहले नहीं था। प्रोटेस्ट हो रहा था मगर उसका कैरेक्टर रीजनल था, अलग अलग जगह पे छोटे प्रोटेस्ट हो जाते थे, कोई बड़ा सर्वव्यापी प्रोटेस्ट नहीं होता था। पैन इंडियन लेवल पे हम बात बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ दिक्कतें भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या थी कि ऐसा कहा जाता था कि ये सिर्फ एलीट क्लास, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का एक समूह है। कौन है इसमें, लॉयर है ना, डॉक्टर है, और आपके जो भी बिजनेसमैन हैं, ये तमाम लोग हैं जो एक समाज के अभिजात वर्ग से आते हैं, जिनके पास पैसा है। तो ये एक पहला एलिगेशन था इन पे कि सोशल बेस बहुत नैरो है, पीपल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बंच ऑफ एलीट एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, वही लोग हैं यहाँ पे, है ना। और जो मासेस का प्रॉब्लम है उसको कंसिडर नहीं करते हैं ये, और ये अर्बन सेंट्रिक है। जो आप हिस्ट्री, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इतिहास को पढ़ा होगा, और इतिहास को स्नातक के लेवल पे मतलब ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म आता है हिस्टोरियोग्राफी का। और जब हम हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ते हैं अलग अलग तरह के, जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, उसी में एक हिस्टोरियोग्राफी इसको हम कहते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसमें ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस जो है उसको मतलब नहीं था स्टार्टिंग में या फिर बाद में भी कि जो मासेस का प्रॉब्लम क्या था। बाद में जो इतने सारे लोग गांधी से जुड़ भी जाते हैं, वो इसलिए जुड़ते हैं कि उनको नेशनल मूवमेंट से ज्यादा गांधी में इसलिए इंटरेस्ट रहता है कि वो महात्मा है, वो संत है। और आज भी हमारे यहाँ देखिए कोई बहुत बड़ा नेता जा रहा है किसके पास, तो कोई महात्मा जी है, उनसे मिलने के लिए जा रहा है ना। तो आज भी हमारे यहाँ ये जो भगवान बनाने वाला जो कॉन्सेप्शन है वो अभी भी जारी है, और उस समय तो और भी ज्यादा होगा। तो इसको लेकर के भी ये चीजें कही जाती हैं कि मासेस से इनको कोई खास मतलब था नहीं, है ना। और लॉर्ड डफरिन ने तो ऑलरेडी कह दिया था कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, मतलब भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं कर रही है, कुछ पर्टिकुलर लोगों का कर रही है, उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सामने रखने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उनका एलिनेशन हो चुका है। एलिनेशन का मतलब वो उतना भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं, ज्यादातर हिंदू लीडरशिप है ना, मुस्लिम लीडर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉम्युनल कॉन्शियसनेस नहीं है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत यह भी है कि मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि एक तो उनको लगता था कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और इस फीलिंग को बढ़ाया किसने, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनके पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हमको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। ये जो 1909, 1919 और 1935 ये जो 3 अलग अलग एक्ट आए हैं, इसमें ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली भारतीय समाज को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा है। ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं हम टूटे हुए थे, बट उसको, उस खाई को और गहरा किया ये सारे एक्ट्स ने। तो इसीलिए
उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की जो एक तरीके से बात होगी, उर्दू में होगी, हिंदी में होगी, जो भी सेशंस वगैरह हो रहे हैं उसमें जो रेजोल्यूशन लिया जाएगा उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उर्दू में कि हिंदी में। और उसके बाद मुस्लिम्स जो थे इतने एलिट नहीं थे जितने हिंदू से, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये भी एक दिक्कत था। फिर आप देख लीजिए दूसरा क्या है कि ब्रिटिश जो है इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि भाई फेल करने वाला है, माइनॉरिटी कंसिस्टेंस है। तो ये तमाम चीजें हैं इनके ड्रॉबैक्स को लेकर के। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ प्रेयर्स और पिटिशंस कर रहे हैं, एक्टिवली जा करके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो ब्रिटिश ओनली गिव व्हाट सूटेड फ्रॉम देम, नो रियल ट्रांसफर। मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ तो दिया, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिया, कुछ तो दिया, मगर वही दिया जो उनको देने का मन था, जिसके लिए आप अगर प्रोटेस्ट नहीं भी करते बहुत ज्यादा तो आपको इवेंचुअली मिल ही जाता। वो नहीं दिया जो आपको एक्चुअली चाहिए था। आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, आपको काउंसिल में थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिए बट वोटिंग राइट्स नहीं दिए, सवाल पूछने का अधिकार दे दिया मगर उसके विरुद्ध आप जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तमाम चीजें अभी भी बनी हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि डिमांड्स पूरे तो हुए बट ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं थे। ठीक है, पीपल के एस्पिरेशन को मैच नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मास एक्शन चाहते थे लोग, नहीं हो पाया। जो धीरे धीरे कछुए की रफ्तार से काम कर रहे हैं लोग थक चुके थे। जो यूथ लोग हैं उनको एग्रेशन चाहिए था थोड़ा सा। इकोनॉमिक हार्डशिप जो बढ़ते चला जा रहा था, फेमाइन, बार बार फेमाइन आ रहा है, टैक्सेशन बढ़ते चला जा रहा है, लोगों के पास काम नहीं है, वो भी दिक्कत है। और 20 साल तक कुछ खास गेन हुआ नहीं, पीपल को उतना होप नहीं था। अब एक नए अप्रोच की भी जरूरत थी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लिमिटेड विजन की मतलब सिर्फ रिफॉर्म चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। वो भी गवर्नमेंट चाहिए क्या, इंपायर के अंदर क्राउन को लेकर के फेथफुल रहना है, क्राउन को हटाना नहीं है। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात नहीं करते थे और छोटे छोटे कहते हैं ना हम क्रम्स के टुकड़े को इनको देते रहते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो ड्रॉबैक है वो मॉडरेट्स को लेकर के। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया इनको, कुछ तो दिया होगा। तो कुछ दिया या कुछ नहीं दिया, कुछ दिया वो हम पढ़ेंगे 1862 और सॉरी 1892 का जो काउंसिल एक्ट है। बट उससे पहले जब मॉडरेट्स आ चुके हैं, मॉडरेट्स अपना काम कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से उनको रोकेंगे थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाएंगे ही। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनता है ना, अंडर ब्रिटिश गाइडेंस, जो कि एंटी कांग्रेस मूवमेंट होता है, जिसके फाउंडर दो लोग होते हैं, सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर हैं, और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। इनका मकसद क्या है कि मुस्लिम्स को कांग्रेस से अलग लेकर के जाओ, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हिंदू बॉडी बताओ, क्रिएट अल्टरनेटिव टू कांग्रेस, और वही है कि लीडरशिप में डिवाइड क्रिएट कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो सैयद अहमद खान का रोल देख लेते हैं। ये क्या बनाते हैं, फाउंड मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में, कांग्रेस का विरोध करते हैं, एडवोकेटेड कि मुस्लिम्स का जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम्स का जो बेसिक डिमांड है वो अलग है, और सिर्फ कहते थे कि ये जो कांग्रेस है दैट इज ओनली हिंदू मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन, हमको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मुस्लिम्स को कांग्रेस नहीं ज्वाइन करना चाहिए। यहीं से कम्युनिज्म का सीड बोया जाएगा और मुस्लिम लीग की शुरुआत हो जाएगी 1906 में। 1906 में सैयद अहमद खान के नेतृत्व में आप कह सकते हैं, फिर नवाब सलीमुल्लाह और फिर ढाका के जो नवाब होते हैं, इन सब के कारण जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। जिसके बाद 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करेंगे। 1905 में तो पार्टीशन हो गया था बंगाल का, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था। जो लोग ये सोच रहे थे कि हमको एडिशनल राइट्स मिलेगा, वो मिला नहीं, तो फिर कहते हैं कि भाई हमको वोटिंग राइट ही दे दो, सेपरेट लेजिस्लेचर ही दे दो, और वो मिल जाता है। ठीक है, और इसी कारण बाद में पार्टीशन भी होगा। फिर हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में बार बार मैं आपको बता रहा था कि 1885 के बाद जब कांग्रेस बनी, 1885 में कांग्रेस बनी, उसके बाद 1892 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस होंगे उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके पहले की स्थिति क्या थी। जब पहले की स्थिति आप समझ लीजिएगा तभी आप बाद की स्थिति समझ पाइएगा। तो 1861 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या होता है कि वाइसराय पहली बार कहते हैं कि ठीक है यार, हमारे काउंसिल में जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 3 भारतीयों को भी हम रखेंगे। जो 6 लोग हैं उसमें 3 भारतीय भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे, इनके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बस ये है एक तरीके से। और इनको नॉमिनेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। तो नॉमिनेट किया जाएगा तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थोड़ी बोलेंगे, बस एक लुभाने के लिए कि चलो हम भारतीय को भी दे रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह। कौन कौन थे, 3 मेंबर लॉर्ड कैनिंग अपॉइंट किए थे इनको, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। याद कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे आपको जब हम इकोनॉमिक सॉरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि 1793 से 1857 तक जब हम बात करेंगे, 1773 से लास्ट जो एक्ट आता है 1853 में आपका चार्टर एक्ट, यहां पे क्या होता है, शक्ति एक जगह पे सेंट्रलाइज होती है। कहां पे, कलकत्ता के पास। अब 1858 में जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो कहता है कि किसी एक जगह पे पावर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे।
जो भी शक्तियां हमने बॉम्बे से ली थी, जो भी शक्तियां हमने मद्रास से ली थी, हम उनको वापस लौटाएंगे, वो भी अपना कानून बना सकते हैं, और कुछ नए छोटे छोटे प्रोविंसेस भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात होती है। तो कहा जाता है कि प्रेसिडेंसीज को हम पावर वापस देने वाले हैं। बॉम्बे और मद्रास जो है अपना खुद का लॉ बना सकते हैं। कुछ नए प्रेसिडेंसीज भी बनाए जाएंगे बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में। ठीक है, तो इनको भी हम कुछ शक्तियां देंगे। ये प्रोविंसेस आप राज्य के हिसाब से समझ सकते हैं कि सेंटर पे कोई है और राज्य आपका बना हुआ है अलग अलग। ठीक है, उसके बाद वायसराय को क्या शक्ति मिलेगी? ऑर्डिनेंस, जैसे आर्टिकल संख्या 123 के बारे में आपको पता होगा, जो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देता है। जब लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो, या तो दोनों ना हो या दोनों में से कोई एक ना हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं ना, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये कहां से शुरू हुआ है? ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से शुरू हुआ है। ठीक है, काउंसिल अगर सेशन में नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं? अपना ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम, जो आप पोर्टफोलियो सिस्टम अभी देखते हैं, जैसे रेलवे पोर्टफोलियो है, जैसे आईटी पोर्टफोलियो है, इसकी भी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की जाती है ना। फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1861 में क्या था आपने देख लिया, अब 1892 में बढ़ते हैं। मॉडरेट्स का प्रेशर है, रिफॉर्म चाहते हैं, और ब्रिटिशर्स को भी कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, जो आप देखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 to 16 मेंबर्स, 10 से बढ़ा करके 16 कर दिया गया। स्टेट काउंसिल में नंबर ऑल्सो बढ़ा दिया गया, बट अभी भी मेजोरिटी किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। उसके बाद बजट्स को डिस्कस तो कर सकते हैं, मतलब जो स्टेट पे देख लीजिए, जो प्रोविंसेस है वहां पे कुछ बजट होगा काम करने के लिए, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, बट उस पर वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड पावर है, नो पावर टू वोट ऑन द बजट। जैसे अभी अगर आप बात कीजिएगा, तो अगर पार्लियामेंट बजट पे नेगेटिव वोट कर देती है तो सरकार गिर जाएगी। तो जब भी बजट आता है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पास कराएगा, पास नहीं कराएगा तो सरकार जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। पहले क्या होता था कि सीधा सीधा वायसराय लोगों को चुन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज देते थे। जैसे आप इस चीज को समझिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार है, बिहार में चुनाव हुआ। चुनाव कैसे हुआ? हमने जाकर के नेताओं को चुना। ऐसा हो सकता है कि बिहार में जो भी नेता हैं उनका चुनाव नहीं होगा, उनको सीधे राष्ट्रपति उठाएंगे कहीं से और भेज देंगे। जैसे राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति खुद अपने मन से चुनते हैं, उनमें आपसे और हमसे कोई सलाह नहीं लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से 1861 में भारतीय थे, भारतीय बिल्कुल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मगर उनको वायसराय चुन रहे थे, आम भारतीयों से कोई बातचीत नहीं हो रहा था। लेकिन 1892 में कहा गया कि ठीक है, हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, चुनेंगे तो वायसराय ही, मगर कुछ भारतीय लोगों से बातचीत करने के बाद प्रोविंसेस से जो लोग चुन करके आएंगे उनको इनडायरेक्टली हम कहां भेजेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर चेंज हो रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वायसराय हैड टू टेक रिकमेंडेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ प्रोविजंस, है ना, प्रोविंसेस के लोगों से बातचीत करना पड़ता था, फिर जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके लिए। और क्या कहा जा रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है, मगर इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। मूव टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नर्स हैड टू कंसल्ट यूनिवर्सिटी हेड्स, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सबसे गवर्नर्स को बात करना पड़ता था। फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड बट विथ कंसल्टेशन। ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे विथ कंसल्टेशन के साथ। सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, है ना, ये हो गया। काउंसिल्स गॉट सम रियल पावर्स और रिस्पॉन्स टू कांग्रेस डिमांड्स, मतलब ये तमाम चीजें जो है वो सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलता है। लिमिटेशंस मैंने आपको बता दिया, अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोसेस है, मेजोरिटी जो है वो ब्रिटिशर्स का ही है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप समझिए एक चीज, पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो वायसराय है, इनके पास एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें मिनिस्टर्स हो गए, जैसे मान के चलिए अभी आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सा हो गया? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी आपका क्या हो गया? पार्लियामेंट हो गया। तो इस पार्लियामेंट में तो इंडियंस को आना अलाउ किया गया था, मगर इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में अभी मना था। इसमें पहली बार कोई मेंबर जाएंगे इंडियन, उनका नाम रहेगा सत्येंद्र नाथ मिश्रा, जो कि लॉ मेंबर बन के जाते हैं वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी किसी को मेंबर नहीं मिला है। और ये शुरुआत जो होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो शुरुआत हो जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जहां पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडिशनल मिलता है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं, है ना। और यही 4 सदस्य धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई इंडियन मेंबर को नहीं डाला गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैन डिस्कस बजट बट वोट तो नहीं कर सकते हैं। तमाम चीजें हमने देख लिया। अब इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा साथियों, ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे 85 का बॉम्बे का सेशन हुआ, कहाँ हुआ? तो ये आपका पता है, कलकत्ता, ये बॉम्बे में हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन है?
तो WC बैनर्जी हैं। या फिर ये पूछा सकता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बैजुद्दीन तैयब जी हैं, ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था 1887 में। ये वाला जो सेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला जो टॉपिक है आपको याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना पड़ेगा कि 1885 से 1905 के बीच में ये सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे और क्या क्या चीजें हुई थी। एटलीस्ट जो जो चीज पहली बार हुआ होगा उसको आप जरूर देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। Who among the following was the first European to be selected as the president of Indian National Congress, ये आपको बताना है। एनी बेसेंट है, जॉर्ज यूले है या एओ ह्यूम है। तो सबसे पहले आप देखिएगा जॉर्ज यूले इलाहाबाद में बने हैं, ठीक है, 1888 में। जॉर्ज यूले जो है 1888 में अहमदाबाद इलाहाबाद में बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फिर एक्सट्रीमिस्ट पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, जो 1906 से आगे बढ़ेगा। 1906 में जो है आपके कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी हैं, 1907 में रास बिहारी बोस है, यहीं पे सूरत स्प्लिट हो जाएगा। 1908 में अगेन रास बिहारी बोस है और 1909 में मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है, ये आप प्लीज एक बार याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करके इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कर लेना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं कांग्रेस को लेकर के हमने डिस्कस कर लिया है, बट इंपॉर्टेंट सेशंस एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर 2-3 बार उसको रिसाइट भी कर दूं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इंपॉर्टेंट सेशंस जो भी हुए थे उसको आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे 1905 का जो कलकत्ता सेशन है, 1929 का जो लाहौर सेशन है, ये इंपॉर्टेंट सेशंस है जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैं सेपरेटली बना दूंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले उसको आप एक बार देख लीजिए। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के नाम से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। 10 से 12 आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस पता चलेंगे, और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। आज हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पूरा का पूरा मॉडरेट फेज को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। स्वदेशी मूवमेंट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सट्रीमिस्ट फीस के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी पढ़ेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर भारत को आजाद करा के हम पढ़ेंगे पॉलिटी की तरफ, ठीक है। तो मेरा नाम है शिवम गुप्ता, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में पढ़ने वाले स्वदेशी मूवमेंट कहीं मत जाइए।